साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको शेयर बाजार के दो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन बताता हूं। यदि कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कहता है कि मैं शेयर बाजार में बहुत विशेषज्ञ हूं, बहुत लंबे समय से काम कर रहा हूं, तो उसको आप सिंपली जनरल नॉलेज के दो प्रश्न पूछ लीजिए कि साहब भाई साहब ये बता दो कि निफ्टी का ऐसा कौन सा शेयर है जो पिछले 3 सालों में 600% बढ़ गया है। 600% रिटर्न जिसने दे दिया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। या उसको यही पूछ लो कि पिछले 3 सालों में निफ्टी का सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर कौन सा है। हो सकता है आप लोग उत्तर दे दें, पहले आप उत्तर मन में सोच लें या फिर लिख लें या बता दें। और दूसरा प्रश्न उसके पूछो, चलो भाई साहब ये बता दो निफ्टी का सबसे कम बढ़ने वाला शेयर कौन सा है। अब आप कहेंगे कि साहब इन सब बातों से हमें क्या फ़ायदा होगा। इन सब बातों से ये फ़ायदा होगा कि मुझे तो रोज़ मिलते हैं ऐसे वो लोग, ऑफिस में जाता हूँ जो लोग रोज़ पूछते हैं कि भाई साहब कोई ऐसा शेयर बता दो निफ्टी का जिसमें एसआईपी कर दें, जिसमें 10 सालों के लिए निवेश कर दें, जिसमें 5 सालों के निवेश कर दें, तो बेटी की शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए, बेटे की शादी के लिए पैसा इकट्ठा हो जाए। तो मुझे तो बताने पड़ते हैं। तो उसके लिए बहुत ही सिंपल विधि है। आप चाहें तो वो विधि आप भी यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी। मैं आपको एक गूगल फाइनेंस की सीट बताऊंगा जिससे आप देख सकते हैं कि तुलनात्मक रूप से, देखो तुलनात्मक रूप से जो क्या होती है ना, आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो भी तुलनात्मक रूप से निकालते हैं। तुलनात्मक रूप से निफ्टी के जो 50 शेयर है उसमें कौन सा ऐसा है जो पिछले 3 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कौन सा ऐसा है जो पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ा। तो आप जो पिछले 3 सालों में नहीं बढ़ने वाले 5 शेयर है उनमें आप उनको एसआईपी के लिए रिकमेंड कर सकते हो। कोई भी आपको पूछता है तो आप उसको एसआईपी के लिए बता सकते हो। और इस सब के साथ एक प्रसंग मुझे ये जोड़ना पड़ेगा कि मेरा जो पिछला वीडियो आया था, मेरा जो पिछला जो एसटीपी मेथड से एसआईपी करके कंपाउंडिंग करने वाला वीडियो आया था, उसने बड़ा मार्केट के अंदर हंगामा मचाया और पिछले 2 हफ्तों के अंदर 75,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा। बहुत से कमेंट मुझे प्राप्त हुए, मैंने खूब सारे कमेंटों के जवाब दिया, बहुत से ईमेल, मेरा मेल बॉक्स पूरा भर गया उस पर। तो लोगों के बहुत से शंकाएं और सवाल है उस वीडियो के बारे में। उसी से जुड़ा हुआ ये आज का भाग है। निफ्टी के जो मैं आपको शेयर वाली विधि बताने वाला हूँ ये उससे जुड़ी हुई है। उसकी शंकाओं समाधान का हम जवाब देते चलेंगे। पिछला वीडियो आपने नहीं देखा हो तो चाहे तो इस वीडियो के बाद में देख लेना, चाहे तो इसको यहीं बंद करके पहले वो पिछला वीडियो देख के आ जाओ, भले ही एसटीपी एसआईपी मेथड वाला वीडियो, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। जिन्होंने देखा है वो तो अभी साथ में शुरू रख सकते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले पिछला वीडियो देख लें, जो आपको आइडिया हो जाएगा कि उसमें इतनी ऐसी क्या गंभीर बात थी कि 2 हफ्ते में 75,000 व्यू हुए और लोगों ने इतने सारे कमेंट किए। उसमें सिंपल सी बात थी कि उसमें हम अपनी आपकी टोटल कैपिटल को 7 भागों में बांट के, टोटल कैपिटल कौन सी, एक शेयर में लगाने वाली की, मान लो आप एक शेयर में 10,000 रुपये लगाना चाहते हो तो उसको 7 भागों में बांट के मैंने बताया कि कैसे 25% रिटर्न आप कमा सकते हो, यानी 2500 रुपये कमा सकते हो 10,000 रुपये से। और वो मैंने आइडिया के शेयर में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके बताया। और मैंने एक ईटीएफ भी रिकमेंड किया, हेल्थी का ईटीएफ। मैंने कहा कि आगे चलो आप इस विधि से करते रहना उसमें। तो लोगों की बहुत सी शंकाएं और सवाल उत्पन्न हो गए। किसी ने कहा कि भाई 7 भाग चले गए हेल्थी ईटीएफ के अंदर तो क्या होगा, या हम किसी शेयर या ईटीएफ में ऐसा निवेश करते हैं तो 7 किस्तें पूरी होगी तो क्या होगा, आगे क्या करना है कि नहीं करना, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट अचीव नहीं हुआ तो क्या होगा। बहुत से लोगों ने कमेंट कर दिया कि साहब पीएनबी के शेयर में मैंने किया कुछ नहीं मिला मुझे, इस तरह आपकी विधि गलत है। किसी ने कहा आईटीसी में मैंने करके देखा उसमें नहीं मिला, आपकी विधि गलत है। तो हम लोगों में एक बड़ी बीमारी है, हम लोग क्या करते हैं कि शेयर बाजार के अंदर कोई भी विधि या बात बताते हैं तो उसको एक जनरलाइज करने का हम प्रयास करते हैं। जनरल उसको हम ये मानते हैं कि बस हमें तो अल्लाह दिन का चिराग हाथ में लग गया, आज के बाद कोई विधि ढूंढने की आवश्यकता नहीं, कोई तकनीक ढूंढने की आवश्यकता नहीं, हम इसी में करोड़पति हो जाएंगे। एक भाई साहब ने तो ईमेल कर दिया कि मैं साहब 1 लाख रुपए लगाने वाला हूँ आपकी विधि से, लगा दूँ क्या, यानी मैं हाँ भर दूँ तो बाद में जिम्मेदारी मेरी। वीडियो के लास्ट में एक डिस्क्लोजर आता है, वो कोई पढ़ने की कृपा नहीं करता। तो चलो आप लगातार ये बातें बातें सुन के बोर हो जाएंगे, बीच में कुछ कुछ मैं प्रैक्टिकल भाग भी बताता रहता हूँ आपको। तो प्रैक्टिकल भाग सबसे बड़ा ये है कि टाटा मोटर का शेयर है वो, उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। जो 2% मैंने पूछे कि टाटा मोटर का शेयर पिछले 3 सालों में निफ्टी में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला शेयर है जिसने 600% से ऊपर रिटर्न दिया। और सबसे कम बढ़ने वाला शेयर है हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर। हिंदुस्तान यूनिलीवर का शेयर सबसे कम बढ़ने वाला शेयर है। टाटा मोटर का शेयर 65 रुपये से बढ़ा और जो है 65 रुपये से बढ़ के वो 400 रुपये से ऊपर चला गया। पिछले लगभग 1.5 साल में 65 से बढ़ के चला गया। अब आपको प्रश्न ये आता है कि सब 65 रुपये के आसपास कैसे आप पकड़ सकते थे। यदि मैं आपको कोई ऐसी गूगल फाइनेंस की शीट दे दूं जो पिछले 3 साल के तुलनात्मक अध्ययन करके बताती है कि 3 साल पहले शेयर का प्राइस ये था और आज उसका प्राइस ये है, और आपको तुलनात्मक बता दे कि उस इस तरह से तुलना करते तो निफ्टी में कौन सा शेयर सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला है,
जैसे अभी आप देखोगे तो वो सीट में टाटा मोटर का मिलेगा, सीट में दूंगा आपको, अभी सीट का लिंक भी प्रोवाइड कराऊंगा, सीट आपको दिखाऊंगा अभी। और उस सीट में सबसे कम बढ़ने वाला शेयर कौन सा है? अभी हिंदुस्तान लीवर का शेयर है, जो 1600 रुपये था 3 साल पहले उसका न्यूनतम स्तर। और 3 साल पहले का मतलब 3 साल के अंदर अंदर, पूरे 3 साल की बात ले लेते हैं हम, कि जैसे टाटा मोटर का 65 रुपये का स्तर तो 1.5 साल पहले ही था, लेकिन पिछले 3 सालों में सबसे कम उसका प्राइस क्या बढ़ा, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो हिंदुस्तान लीवर का ऐसा है कि पिछले 3 सालों में उसका न्यूनतम स्तर जो था 1600 रुपये था, अभी वो 2300 रुपये के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी 50 में जितने भी 50 शेयर है उनमें सबसे कम बढ़ने वाला शेयर यही है। ऐसे ही बैंक निफ्टी के अंदर भी मैं आपको दिखाऊंगा, और आपको हम बताएंगे कि निफ्टी में जो 5 ऐसे शेयर हम निफ्टी में चूज करेंगे जो सबसे कम बढ़ने वाले हैं, 5 शेयर निफ्टी में ऐसे चूज करेंगे जो सबसे कम बढ़ने वाले हैं, उनमें हम एसटीपी मेथड से एसआईपी कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में हम एक ही शेयर चूज करेंगे, तो बैंक निफ्टी में शेयरों की संख्या कम है। तो पहले आपको चलिए टाटा मोटर का थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। आप गूगल पर लिखिए टाटा मोटर शेयर प्राइस, टाटा मोटर शेयर प्राइस लिख करके सर्च कीजिए, तो देखो इस तरह से कोई भी चीज़ का शेयर प्राइस लिखते हैं तो गूगल पे चार्ट आ जाता है गूगल फाइनेंस की तरफ से। तो चार्ट आने में आप देखो इसका अधिकतम का चार्ट देखो, यहाँ अधिकतम पे आके क्लिक करो, अधिकतम के चार्ट पे क्लिक किया तो जब ये टाटा मोटर का शेयर है आप देखो कि इसने 3 अप्रैल के करीब 65 रुपये 30 पैसे का लोवेस्ट प्राइस बनाया। तो आप सोच रहे होंगे कि जब 65 रुपये 30 पैसे 3 अप्रैल 2020 से शेयर 600% ऊपर बढ़ गया, तो क्या कोई ऐसी विधि नहीं थी कि हम इसको 65 के आसपास पकड़ लेते? तो मैं जो आपको विधि बताने वाला हूँ उसमें क्या होगा कि 3 साल पहले के यदि आप प्राइस से तुलनात्मक अध्ययन इसमें बताया जाता है, तो 3 साल पहले का अप्रैल 2017 का प्राइस इसका आप देखोगे तो 468 रुपये के आसपास इसका 468 रुपये के आसपास 7 अप्रैल 2017 का प्राइस था। तो आपको तुलनात्मक रूप से मेरी सीट में उस समय यदि आप मेरी सीट देखते तो आपको अध्ययन करके अपने आप पता चल जाता कि 468 रुपये 3 साल पहले जिस शेयर का प्राइस था वो आज 65 रुपये का मिल रहा है, और निफ्टी का पार्ट है, और निफ्टी में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मिंग शेयर था ये। तो उस समय ये ऑटोमेटिक आ जाता है, फिर आप इसको खरीदते तो 600% रिटर्न आपको विद इन जो है 1.5 साल के करीब 600% रिटर्न मिल जाता। तो इस तरह से 3 साल के अंदर लगभग साइकिल चेंज होते हैं। आप किसी भी देख लो, 2014 को ये शेयर ऊपर चढ़ा तो फिर वापस नीचे गिरा, फिर 2017 में फिर से ऊपर चढ़ा, तो हर 3 साल में ये लगभग साइकिल चेंज होता है। तो 3 साल के साइकिल के आधार पे मैंने गूगल फाइनेंस सीट आपको बताई है कि निफ्टी में और बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा जो अंडर परफॉर्म करने वाले शेयर कौन से हैं पिछले 3 सालों से, ताकि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, वो उसको ले सकें और आगे अपना लॉन्ग टर्म के लिए पोर्टफोलियो बना सकें। तो आज के वीडियो में क्या रहेगा मुख्यतः, एक तो एसटीपी एसआईपी मेथड वाले पिछले वीडियो में लोगों के जो शंका आए, लोगों के जो सवाल आए, उन सब का जवाब मैं देने का प्रयास करूंगा। दूसरा, उस एसटीपी एसआईपी मेथड की ऑटोमेटेड सीट गूगल फाइनेंस की मैंने मेरे फॉलोअर्स से निवेदन किया था कि वो उनको आती हो तो मुझे बना के भेजे, तो श्री अर्जुन रंगनाथ जी ने और करसन जी ने मुझे वो सीटें बना के शेयर की है। तो उन दोनों की सीटें आपको दिखाई जाएगी, कैसी सीटें, दोनों में क्या अंतर है और दोनों को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तीसरा, आपको ये बताया जाएगा कि जो निफ्टी 50 के शेयर और बैंक निफ्टी शेयर में तुलनात्मक रूप से पिछले 3 सालों से बढ़ने वाला शेयर हम कैसे देख सकते हैं और उसका क्या महत्व है, वैसे देख के हमें उसे किस प्रकार से उसको यूटिलाइज करना है। और सबसे आखिरी भाग में वीडियो के मैं सर्टिफिकेट्स दिखाऊंगा कि मेरे फॉलोअर्सों ने मेरी विधि का प्रयोग करके पिछले 2 हफ्तों में जिन्होंने जीरोधा के 60 डे विनर चैलेंज जीते, उन सबको बधाई और शुभकामना का 2 रख के मैंने आखिरी भाग में रखा है, क्योंकि बहुत से फॉलोअर लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर्टिफिकेट का पार्ट सबसे आखिरी में लिया करो। और ठीक भी है कि जो अच्छे फॉलोअर्स होंगे, जो लगातार पूरा देखने वाले होंगे वीडियो को, वही आखिरी तक रुकेंगे, उनको प्रेरणा मिलेगी, आगे वो मेहनत करेंगे और वो भी सर्टिफिकेट जीत सकेंगे। तो इसमें निफ्टी वाली सीट दिखाने से पहले मैं आपको बताऊं उस पर्सन का एक जवाब देता हूं पिछले वीडियो का, जो एसटीपी मेथड वाले वीडियो में जो पर्सन आए थे। उसमें सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिए, लोग कहते हैं कि साहब इसको मैंने पीएनबी में इस्तेमाल किया इस फार्मूले को, तो ये नहीं कामयाब हुआ, 7 किस्तें चली गई फिर भी हमें 25% प्रॉफिट नहीं मिला। कोई कहता है मैंने यस बैंक में इस्तेमाल किया, कोई कहता है मैंने आईटीसी में इस्तेमाल किया। तो सबसे बड़ी बात ये थी, उस वीडियो को आपने ध्यान से सुना नहीं। उस वीडियो में इसको मुख्यतः सिर्फ ईटीएफ में इस्तेमाल करने के लिए बताया गया था, और जो हेल्थी मैंने बताया था वो शेयर न होकर के ईटीएफ था। और एसटीपी मेथड पहले जो मैं बताता रहा हूँ वो मैं मेरी खुद की रिकमेंडेशन में बताता रहा हूँ। मेरे ब्लॉग पे जो एसटीपी मेथड की रिकमेंडेशन आती है, या तो उसमें मैं 25% प्रॉफिट का बताता हूँ, या ईटीएफ के अंदर मैंने 25% प्रॉफिट का बताया था। लेकिन मैं ये साथ ये भी कहता हूँ कि इसको आप निफ्टी के अच्छे शेयरों में इस्तेमाल कर सकते हैं।
निफ्टी के, बैंक निफ्टी के जो अच्छे शेयर है उनमें भी एसटीपी मेथड को आप इस्तेमाल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो वो शेयर कैसे ढूंढे जाते हैं? वो शेयर वही है कि निफ्टी में जो पिछले 3 सालों से जिन शेयरों ने परफॉर्म नहीं किया तुलनात्मक रूप से, निफ्टी के 50 शेयरों में मान लो जो है 45 शेयर तो ऐसे हैं जो 3 साल में खूब बढ़ गए, लेकिन आखिरी के जो 5 शेयर है जो 3 सालों में इतने बढ़े नहीं, उनमें इस्तेमाल करो। बैंक निफ्टी में 12 शेयर है तो उनमें एक शेयर आखिरी का चूज कर लो, उसमें इस्तेमाल करो। तो पीएनबी तो अब आया है, पीएनबी तो बैंक निफ्टी के अंदर इस्तेमाल जो निवेश करने के क्राइटेरिया में अब आया है। अब वो मेरी विधि कह रही है कि पीएनबी में निवेश करो, और अब आपकी हिम्मत होगी नहीं। अब आपको लगेगा पीएनबी तो बैड बैंक बन जाएगा, पीएनबी तो ये हो जाएगा, पीएनबी में एनपीए बहुत ज़्यादा है। तो भाई साहब हिम्मत जुटानी पड़ती है। टाटा मोटर भी जब 65 रुपये पे था तो लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो अब मैं आपको एक तो वो निफ्टी की सीट बता देता हूँ पहले कि निफ्टी की उस सीट से कैसे आपको शेयर चूज करने हैं। ये मैंने गूगल फाइनेंस सीट बनाई है जिससे हम लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के शेयर चूज कर सकते हैं। तो अब आप किसी भी शेयर में जैसे एसटीपी मेथड से काम शुरुआत करने लगते हैं तो आपको बताता हूँ वो क्यों काम नहीं करता। जैसे मान लो निफ्टी 50 के 50 शेयर है, तो इसके अंदर 50 शेयरों के अंदर इसमें सिंपल से मैंने कॉलम रखे हैं। एक तो आप सबसे पहले ये बात सुन लो कान खोल करके कि यदि आपको इस सीट को एडिट करना है और यदि आपके यहाँ एनए लिखा आता है, सीट सही ढंग से ओपन नहीं होते, तो आपको सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, फाइल पे क्लिक करना चाहिए। फाइल पे क्लिक करके मेक ए कॉपी पे क्लिक करना चाहिए। मेक ए कॉपी पे जाके इसको कॉपी अपने ड्राइव में कर लो। आपका जो गूगल ड्राइव है उसमें ओके पे करोगे तो कॉपी हो जाएगी सीट की। उस कॉपी होने के बाद आपके गूगल ड्राइव में सही चलेगा ये, नहीं तो मेरे फॉलोअर्स एक साथ चलाते हैं तो हो सकता है बहुत से डाटा में एनए लिखा हुआ है, लेकिन आपके गूगल ड्राइव में कॉपी होने के बाद डाटा जैसे मेरे में दिख रहे हैं वैसे के वैसे आप में दिखेंगे। फिर आप एडिट करके इसमें कोई नया शेयर जोड़ना चाहो तो आप इसके अंदर जोड़ भी सकते हो। सीधा सा शेयर का एनएससी कोड यहाँ पे लिखना, एनएससी लिख करके, और नीचे की रो में आप कोई नया शेयर जो है जोड़ सकते हो। आप नीचे की रो में जा करके लास्ट में कोई नया शेयर जोड़ सकते हो, या इस पूरी सीट को कॉपी करके एक न्यू सीट यहाँ बना करके उसमें भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि इसको एडिट करना है तो इसको आपको पहले अपने ड्राइव में कॉपी करना पड़ेगा, तो ही आप इसको एडिट कर सकते हो। अब निफ्टी के जो शेयर थे मैंने इसमें कोड के बाद प्राइस का फार्मूला दिया, ये प्राइस का फार्मूला ऊपर लिखा हुआ आ रहा है, और फिर इसके जो 3 सालों की लोवेस्ट क्लोजिंग दी मैंने कि 3 सालों में कम से कम क्या भाव रहा टाटा मोटर का 3 सालों में, पिछले 3 सालों में। अब बहुत से लोग मेरे फार्मूले में गलती निकालना चालू कर देंगे, वो कहेंगे कि सर ये फार्मूले में आपने ये क्या लिखा, माइनस 1100 क्यों किया। तो 1100 इसलिए किया कि 3 सालों में मैं जैसे आपको बताता हूँ 365 इंटू 3 साल, मैं तो मोटी मोटी गणना का आदमी हूँ, 1095 दिन होते हैं 3 सालों में लगभग। तो इसको मैंने पूर्णांक में, निकटतम पूर्णांक में 1100 दिन कर लिए कि 1100 दिनों में। और 1100 दिन कौन से हैं, ये ट्रेडिंग डेज नहीं। अब बहुत से लोग कहेंगे कि साहब एक महीने में तो 20 ही ट्रेडिंग डेज होते हैं तो 5 साल हो गए। नहीं, ये कैलेंडर डेज आते हैं। टुडे से हम जब फार्मूले में टुडे माइनस 1100 करेंगे तो ये कैलेंडर डेज आए। तो पिछले 3 सालों में टाटा मोटर का कम से कम भाव क्या रहा, 65 रुपये रहा, और आज का भाव क्या, 480 रुपये। तो इसमें 3 सालों में कितने % की रिकवरी आई, 635% की रिकवरी आ गई इसमें। तब आप बताओ टाटा मोटर में आज आप जो 635% जो शेयर बढ़ गया 3 साल में, इसमें आज आप एसटीपी मेथड से प्रारंभ कर देते हैं, फिर कहते हैं कि सर ये आपका मेथड काम नहीं करता, एसटीपी मेथड काम नहीं करता। मैंने चेक किया था, मैंने टाटा मोटर में चेक किया, इसमें काम नहीं किया। तो मैं ये नहीं कह रहा टाटा मोटर और आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन एसटीपी मेथड तो उनके लिए है जो शेयर पहले से अंडर वैल्यूड चल रहे हैं। तो अब आपको इस तरह से मैंने इसको क्या किया, ये आपके निफ्टी के जो व्यक्ति अपने तरीके से एसटीपी मेथड नहीं भी करे, सीधा सिंपल प्लेन शिफ्ट भी करना चाहते हैं, कि लोग कहते हैं ना निफ्टी के शेयरों में मैं लॉन्ग टर्म के लिए शिफ्ट करूं, ठीक है। तो मेरे पास एक प्रोफेसर साहब का ईमेल आया था, तो उन प्रोफेसर साहब ने लिखा था कि वो सिर्फ निफ्टी के शेयरों में जो सबसे कम पैसों के होते हैं उनमें निवेश कर करके प्रॉफिट बुक कर करके 15% का प्रॉफिट टारगेट रखा उन्होंने, और पूरा मकान बना चुके हैं। तो ऐसी स्थिति आप चाहें तो व्यक्ति में धैर्य और पेशेंस होना चाहिए, शेयरों से कमाना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये तुलनात्मक अध्ययन आ गया कि आज की डेट में जो निफ्टी के शेयर है, सब टाटा मोटर अपने पिछले 3 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ा है, हिंडाल्को भी 3 सालों के प्राइस से 383% ऊपर आ गया, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील भी 3 सालों के प्राइस से बढ़ चुके हैं। लेकिन ऐसा कौन सा शेयर है जो 3 सालों में नहीं बढ़ा, इसको मैंने इस तरह से शॉर्टिंग कर दिया कि सबसे कम बढ़ने वाला सबसे लास्ट में। हिंदुस्तान लीवर पिछले 3 सालों के प्राइस से मात्र 41% बढ़ा है, कोल इंडिया मात्र 44% बढ़ा है, बीपीसीएल मात्र 46% बढ़ा है, आईटीसी मात्र 50% बढ़ा है, और हीरो मोटोकॉर्प मात्र 58.67%
3 सालों के प्राइस से रिकवर हुआ है, पिछले 3 सालों के लो से। तो इसमें जो आखिरी के 5 शेयर है, इसको इस तरह शॉर्टिंग कर लो, आपकी पिछले 3 सालों के प्राइस से सबसे कम रिकवर होने वाले सबसे आखिरी में आ जाए। तो आखिरी के 5 शेयर ही में ही एसटीपी मेथड सही ढंग से काम करेगा। और उसमें भी आपको यदि आप शेयरों में लगा इसको यूज़ करते हैं तो 15% का टारगेट रखिए एक तो। और दूसरा, आपको जो प्रॉफिट के लिए इसके अंदर वेटिंग पीरियड भी हो सकता है कि आपकी 7 किस्त खत्म हो गई, आपने 7 किस्त लगाई और 7 किस्त के बाद भी यदि आपका टारगेट जो है 15% का भी अचीव नहीं होता है तो आपको इसके अंदर वेटिंग भी करना पड़ सकता है। हम तो स्टॉप लॉस नहीं रखते, जो स्टॉप लॉस रखना चाहे वो सुपर स्टॉप लॉस विधि का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप 7 किस्त से आगे के ले की तरफ चलते रहिए। यदि आपको 7 किस्त खत्म होगी, पैसा और पड़ा है आपके पास, तो आप चाहो तो आगे भी चल सकते हो। लेकिन मैं आगे चलने से अच्छा वेटिंग पीरियड बढ़िया मानता हूँ कि मान लो एक आपने हिंदुस्तान लीवर में एसटीपी मेथड किया, 7 किस्त खत्म हो गई, फिर भी आपको जो है 15% प्रॉफिट नहीं मिला। देखो, पर्टिकुलर शेयर में आप 15% का टारगेट रखिएगा, ETF में आप 20% का रखिएगा। मैंने पहले मेरे वीडियोज़ में 25% बताया था ETF में, लेकिन फायर इन इंडिया के मेरे जो फॉलोअर है कृष्ण जी, उन्होंने रिसर्च करके एक बहुत बड़ी शोध करके प्रमाणित कर दिया कि 20% जो है 25% की तुलना में ETF में ज़्यादा अच्छी तरह काम करता है। चाहे किसी भी ETF में देख लो, उनकी रिसर्च का भी लिंक मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ, आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप देखना। तो ETF में आप जब भी करें इसको 20% टारगेट रखें, मेरे उस पिछले वीडियो को संशोधित कर लें। मेरी रिकमेंडेशन में एसटीपी मेथड करें तो 25% का टारगेट रखें, और पर्टिकुलर आखिरी के जो 5 अंडर वैल्यूड शेयर है इनमें करते हैं तो 15% का टारगेट ही आप लेकर चलें। और बैंक निफ्टी में आइए बात करते हैं। बैंक निफ्टी में जो है मात्र 12 शेयर ही हैं, और इन 12 शेयरों को देखो मैंने शॉर्टिंग कैसे करते हैं आपके लिए बिना शॉर्ट किए रखा है। फार्मूला वही दिया है पिछले 3 साल का, और 3 सालों में कितना बड़ा वो फार्मूला आ गया। तो इनको इस तरह से हम जो है सिलेक्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करने के लिए पूरे को इसको शिफ्ट के साथ दबा के रखेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे और फिर डाटा पे जा कर के डाटा को जो है शॉर्ट रेंज पे करेंगे और एडवांस रेंज शॉर्टिंग ऑप्शन पे जाएंगे और शॉर्ट बाई कॉलम डी को शॉर्ट करना है। कॉलम डी में परसेंटेज है कितना परसेंट बढ़ा, और इसको उल्टा चलेंगे हम जेड से, ये सबसे ज़्यादा बढ़ने वाला ऊपर रखेंगे, सबसे कम बढ़ने वाला नीचे रखेंगे। तो इसको आपको हर बार मैन्युअली शॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये प्राइस चेंज हो गए तो ये सीट में अपने आप चेंज नहीं होंगे, आपको मैन्युअली शॉर्ट करके देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि पीएनबी का टाइम अब आया। फॉलोअर्स ने पिछले वीडियो में कमेंट किया, सर पीएनबी में आपका एसटीपी मेथड काम नहीं कर रहा। अरे भाई, अब टाइम आया पीएनबी का, अब समय आया कि वो सब बैंक निफ्टी में सबसे कम बढ़ने वाला शेयर है। पिछले 3 सालों में 26 रुपये से नीचे नहीं गया, आज भी 38 रुपये करीब मिल रहा है, तो 44.7% के करीब ये बढ़ा है। तो मैं जो एसटीपी मेथड की सीट है उसमें ये बैंक निफ्टी का आखिरी का सिर्फ एक ही शेयर लूँगा आपके लिए, और निफ्टी 50 के आखिरी के जो है 5 शेयर में उसमें लूँगा। अब मैं आपको अगले प्रश्न का जवाब देता हूँ। एक फॉलोअर ने खुश होकर लिखा कि मुझे विधि बहुत पसंद आई मेसर, और मैं इसमें 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करने वाला हूँ। तो ये बात हमेशा याद रखो, किसी भी एक शेयर में कितना पैसा लगाना चाहिए। जनरल नॉलेज के 2 प्रश्न मैंने आपको वीडियो के शुरू में पूछे। तीसरा जनरल नॉलेज का प्रश्न ये है कि आपके पास यदि 3 लाख रुपए हो, आपके पास यदि 4 लाख रुपए हो, आपके पास यदि 30 लाख रुपए हो, तो एक शेयर में कितना पैसा लगाना चाहिए। तो हमेशा याद रखो कि किसी भी एक शेयर में आपके पास कुल जितने पैसे हो उनके 1/33 भाग से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए। यदि आपके पास 3,30,000 रुपये के करीब कुल हो तो एक शेयर में 10,000 रुपये से ज़्यादा कभी मत लगाना। मेरे पास एक ईमेल और भी आया था कल परसों, मैंने पढ़ा कि कौशिक सर, मैंने आपकी ऑटोमेटेड वाली सीट से देख करके सेल का शेयर लिया, मैं उसमें फंस गया हूँ, क्या करूँ। तो फंस गए हो तो वो देखो, मेरी बात मान के 10,000 उसने सेल के शेयर में लगाए होते, मेरी तरह 5-10,000 लगाए होते, तो उसको कोई इतनी चिंता नहीं होती, मुझे कोई चिंता नहीं हो रही। सेल सरकारी कंपनी है, कोई सरकार इसको लेके उठ के भाग नहीं जाएगी मेरे को। लेकिन उसने ज़रूर वो 1 लाख रुपए वाली बात रही होगी, खूब लंबा चौड़ा पैसा लगा लिया, और फिर लास्ट में गालियाँ निकालने के लिए खुला मिल जाता हूँ। कमेंट में आप सब लोग कृपया करके खुल के गालियाँ निकालिए, तो भी मैं आपसे उतना ही प्यार करूँगा, क्योंकि मैं समझूंगा कि आप मेरी वीडियो को पूरी तरह नहीं समझ सकें, इसलिए गालियाँ निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान रखो, समझो इस बात को कि अपनी कुल पूंजी का 1/33 1/33 पार्ट से ज़्यादा मत लगाइए। आप हेल्थी के शेयर में आप हेल्थी के एटीएम में 1 लाख रुपए से स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो आपके पास 33 लाख रुपए होने चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपको अलाउ है। किसी ने कहा इसमें वॉल्यूम बहुत कम है, तो भाई ईटीएफ में 10,000 से ज़्यादा वॉल्यूम वाले को कम नहीं समझा जाता। हेल्थी के में तो 2 लाख के करीब वॉल्यूम है। अब मैं आपको ईटीएफ में जो अर्जुन रंगनाथ जी की जो सीट है, जिन्होंने मुझे सीट बना के भेजी, उसमें मैंने सारे ईटीएफ भी ले लिए। अर्जुन रंगनाथ जी फॉलोअर्स ने, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपको कह रहा था कि एसटीपी मेथड की सीट बनाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है,
तो उस सीट का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वो सीट आपको समझा भी देता हूँ। उसमें मैंने ETF डाल दिए और निफ्टी के आखिरी 5 शेयर डाल दिए, इनको मैं अपडेट करता रहूँगा। निफ्टी के आखिरी 5 शेयर में इनसे हटके कोई दूसरा आ गया तो उसको ले लूँगा। बैंक निफ्टी का 1 शेयर ले लिया। अब आप ये पूछेंगे कि मैंने मान लो कि बैंक निफ्टी में आखिरी में PNB था, उसमें ये STP SIP मेथड से खरीदना शुरू कर दिया, उसके बाद हट गया, दूसरा आ गया, आखिरी के अंदर कोटक बैंक आ गया, तो क्या करूं? क्या PNB में लॉस बुक कर लूं? नहीं, इसके अंदर 7 भागों में तो आपको खरीदारी करनी है। STP SIP मेथड को एक बार शुरू करने के बाद में 7 भागों में आपको खरीदारी करनी होती है। और 7 भागों के बाद भी यदि आपको 25% का प्रॉफिट टारगेट नहीं आता है, तो 25% का टारगेट किसने बताया था? मैंने मेरी खुद की रिकमेंडेशन में 25% का टारगेट बताया था। हेल्थ ETF भी मेरी खुद की रिकमेंडेशन था। लेकिन आप पर्टिकुलर शेयर में करते हैं तो बैक टेस्ट के जब डाटा देखते हैं, मेरे एक फॉलोअर्स है जिनका चैनल है फायर इन इंडिया, करसन जी नाम है उनका, उन्होंने बैक टेस्ट की इसकी बहुत अच्छी सीट बताई है। उस सीट को भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा उसकी डिस्क्रिप्शन में। उसे मैंने खुद बैक टेस्ट करके देखा कि यदि पर्टिकुलर शेयर में करते हैं, जैसे PNB में करते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर में करते हैं, हीरो मोटोकॉर्प में करते हैं, जो भी ये पर्टिकुलर शेयर में बता रहा हूँ, उनमें यदि आप करते हैं अंडर परफॉर्मिंग शेयर में, सिर्फ निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा आपको कहीं नहीं जाना है, बड़े बड़े शेयर चूज करने हैं, तो उनके अंदर आपको 15% का प्रॉफिट टारगेट रखते हो तो ज़्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट्स मिलते हैं, जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, पैसा आपका बार बार जल्दी रोटेट होता है। 15% का टारगेट आपको रखना चाहिए। और मान लो PNB था, उस सीट में आज है, कल हट गया, कोटक बैंक आ गया, तो एक बार आपने शुरू कर दिया तो आप 15% तो प्रॉफिट कमा के ही जाइए। 7 किस्तें आपकी पूरी होगी। 1% ये भी बार बार आता है कि साहब 7 किस्त पूरी होगी, अब क्या करें? तो ETF में आप करते हैं तब तो आपको वेटिंग पीरियड रखना पड़ेगा। 7 किस्त पूरी हो गई तो उस ETF को छोड़ दो। आपने मान लो निफ्टी 20 ETF में किया, उसमें आपकी 7 किस्त पूरी हो गई, आपका 20% का टारगेट अचीव नहीं हुआ। अब आप कहेंगे 20%, आपने 25% बोला था। अभी आगे आपको बताऊंगा कि मेरे जो फॉलोअर हैं फायर इन इंडिया, उन्होंने रिसर्च की है, पूरी एक रिसर्च शीट बनाई है, उनकी मेहनत देखना आप आगे। उस रिसर्च से उन्होंने प्रमाणित कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ETF में यदि 15%, 25% और 20% प्रॉफिट टारगेट को लेकर चलते हैं तो 20% वाले में सबसे ज़्यादा ऑप्टिमल रिजल्ट्स प्राप्त होते हैं। तो मैं मजबूर हो गया उनका वो वीडियो देख करके। उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं उस टारगेट को कम करके 20% बता दूं आप लोगों को कि ETF में यदि आप इस विधि का STP मेथड का प्रयोग करते हैं तो टारगेट 20% रखो, शेयर में करते हो तो 15% रखो, और मेरी रिकमेंडेशंस में करते हो तो 25% रखो। रिकमेंडेशन जो ब्लॉग पे आती है। तो आपको अब अर्जुन रंगनाथ जी की वो सीट दिखाता हूं मैं, आप उस सीट को जाके देख करके और समझिए। ये अर्जुन रंगनाथ जी ने मुझे STP मेथड की गूगल फाइनेंस सीट बना के भेजी है। मेरे पिछले वीडियो मैंने आह्वान किया था फायर इन इंडिया चैनल का, नितिन पोटाडे जी का, अर्जुन रंगनाथ जी का, कि मेरे को ये STP मेथड की सीट बनानी नहीं आती, मेरे कोई फॉलोअर्स बना के भेजें तो मैं बहुत बहुत आभारी रहूँगा। तो मैं श्री अर्जुन रंगनाथ जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, उन्होंने सीट बना के भेजी है। इसमें इन्होंने सिंपली डेट रेंज को यहाँ दिया है। यदि आपको पिछले 15 दिन का, प्रीवियस 15 दिन का हाईएस्ट प्राइस निकालना है तो आपको यहाँ डेट मैन्युअली अपडेट करनी पड़ेगी। जैसे पहले ये 1/11 से 15/11/2021 तक थी, अभी इसको मैन्युअली अपडेट करके अपने, क्योंकि अभी ये दिसंबर आ गया, 5 दिसंबर चल रहा है, तो इसको सिंपली हमें 15/11 से और 30/11/2021 करना पड़ेगा। और आपको फिर याद दिला दूं कि मैन्युअली अपडेट जब आप करेंगे तो सीधे मेरी सीट में नहीं होगा, आप मेरे से जो डाउनलोड करेंगे उसमें, क्योंकि इसमें आपको एडिट का एक्सेस नहीं है। आपको फाइल मेनू पे जाके मेक ए कॉपी करके अपने ड्राइव पे खुद की कॉपी बनानी पड़ेगी, तभी आप इसको एडिट कर पाएंगे। और तभी ये कई जगह आपको एन दिखाई दे रहा होगा, वो सब हटेंगे, क्योंकि आप मेरी सीट को एडिट करेंगे, मेरी सीट में खोल के पढ़ेंगे तो हो सकता है डाटा आपके सही तरह लोड नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स एक साथ इस सीट को पढ़ते हुए मिलेंगे आपको। बाद में मैं इसके वेब व्यू का भी मैं आपको लिंक उपलब्ध करा दूंगा, अभी मैंने इसका वेब व्यू पब्लिश नहीं किया है। तो सिंपली जब आप यहाँ डेट रेंज चेंज कर देंगे तो 15 दिन का ही ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगा, आपको मैन्युअली देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें ETFs मैंने सारे दिए हैं, क्योंकि जितने भी ETF है इनमें आप आराम से इसका यूज़ कर सकते हो। और फायर इन इंडिया चैनल की जो रिसर्च रिपोर्ट आई है, फायर इन इंडिया के उस वीडियो का लिंक भी है, उस रिसर्च रिपोर्ट में फायर इन इंडिया चैनल ने प्रूफ कर दिया है कि 20% जब प्रॉफिट टारगेट ETF में रखते हैं तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आती है। 20% जब प्रॉफिट टारगेट रखते हैं। और ETF के अंदर ये भी है, आपको स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा ज़्यादा वेटिंग पीरियड हो सकता है, आपको 7 से ज़्यादा किस्तें बढ़ाने की जरूरत भी नहीं। मान लो आप निफ्टी 20 में कर रहे हैं, 7 किस्तें आपकी चली गई, 7 किस्त के बाद भी आपका 20% प्रॉफिट टारगेट अचीवमेंट नहीं होता है, तो आप वेटिंग पीरियड रखो। आगे जब तक अचीव नहीं हो तब तक आप इसके अंदर प्रॉफिट के दोबारा निफ्टी 20 में शुरू न करके आप अगले में गोल्ड 20 में शुरू कर सकते हैं।
और एक एक जैसे में शुरू मत करो कि गोल्ड बीज में आपके पहले से एसटीपी मैसेज चल रहा है फिर आप आईसीसी गोल्ड में भी कर लो, नहीं। और निफ्टी में 50 में बीज में चल रहा है फिर आप सेट निफ्टी में कर लो, नहीं, क्योंकि ये अंडरलाइंग इसीलिए दिया है। अलग अलग में करोगे, एक आप ईटीएफ यदि निफ्टी 50 में करते हैं, दूसरा गोल्ड में करते हैं, तो तीसरा फिर ये निफ्टी पीएसयू बैंक वाला चूज करो, फिर चौथा निफ्टी बैंक वाला चूज करो, पांचवा फिर निफ्टी फार्मा इंडेक्स वाला चूज करो, छठा फिर निफ्टी आईटी वाला चूज करो। तो ऐसे मैंने अच्छे अच्छे आपको जो बिल्कुल इसके ईटीएफ की लिस्ट को अपडेट कर दिया है। मेरी बाकी सीटों में भी मैं इस लिस्ट को अपडेट कर दूंगा, अभी इसी सीट में क्या है। तो ये मैंने लगभग 84 जो है ऐसे ईटीएफ दे दिए हैं अलग अलग इंडेक्स पे आधारित, जिनके अंदर 10,000 से ज़्यादा वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम की बड़ी लोग समस्या करते हैं, साहब इसमें वॉल्यूम तो होगा क्या ईटीएफ में। अब मैंने हेल्थी ईटीएफ बताया कि हेल्थी में वॉल्यूम कम है। किसी ने कहा कि इसने खुद खरीद रखे होंगे, इसके वॉल्यूम कम पड़ रहा था, इसने हमारे को रिकमेंड कर दिया। ऐसे नहीं भाई, मेरी सीए ऑडिट करता है, मैं ही नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं खरीद सकता। तो मैंने हेल्थ केयर इंडेक्स पे आधारित आपको जब हेल्थी ईटीएफ बताया था, तो इसमें वॉल्यूम इतना भी कम नहीं है यार। 2 लाख रुपए के 2 लाख शेयरों का रोज औसतन उसके अंदर वॉल्यूम हो रहा है 2 से 3 लाख का। तो कितने शेयर खरीदोगे। एक व्यक्ति ने अति उत्साहित होकर लिख दिया कि महेश सर मैं हेल्थी के अंदर आपने रिकमेंड किया तो 1 लाख रुपए से प्रारंभ कर सकता हूँ क्या। तो हाँ कर सकते हो, आपकी कैपिटल 33 लाख हो तो, मतलब 1/33 से ज़्यादा आप किसी भी पर्टिकुलर शेयर में, मतलब आप 33 लाख रुपए है नहीं, वो 7 लाख पे ही आप जोश में आगे 1 लाख से आरंभ कर दोगे। बाई चांस 7 किस्तों के बाद भी हेल्थी ने टारगेट अचीव नहीं किया तो मुझे फिर गालियाँ दोगे। तो ऐसा नहीं करना है। एक तो आपको 20% का ईटीएफ के अंदर करते हो तो प्रॉफिट टारगेट ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए रखना है। दूसरा, एक साथ लालच में नहीं आना है। आपकी कैपिटल का 1/33 भाग से ज़्यादा एक ईटीएफ में नहीं लगाना। आपके पास 3-4 लाख रुपए हो तो एक ईटीएफ में 10,000 लगाओ। फिर उसके बाद 7 के बाद यदि ये नई टारगेट बुक होता है तो आप वेटिंग पीरियड में डालो उसको, फिर आप अगले में शुरू कर दो। पीएसयू बैंक भी शुरू कर दिया इस तरह से। तो अलग अलग ईटीएफ में रखो, तो किसी किसी में थोड़ा वेटिंग पीरियड रहेगा, लेकिन ईटीएफ चूंकि म्यूचुअल फंड की तरह होते हैं, अलग अलग शेयर होते हैं, तो एक ना एक दिन 20% का टारगेट आपको मिल ही जाएगा। एक साथ खरीदने से अच्छा है कि आप ये 7 किस्तों में अलग अलग खरीदेंगे तो श्योर है कि आपका प्राइस जो है, आपका एवरेज प्राइस जो है कम ही आएगा एक साथ खरीदने से अच्छा। और आपकी नॉर्मल सिप से तो ये लाख गुना बेटर ये परफॉर्मेंस करेगी ये सिप आपकी। और इस सीट के अंदर मैंने दूसरी सीट दी है निफ्टी बैंक निफ्टी के अंडर वैल्यूड स्टॉक्स, जो भी मैंने आपको सीट में दिखाया कैसे चूज करते हैं। जो इन्होंने वीडियो पूरा नहीं देखा, बीच में भगा भगा के देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम चलेगा कहाँ से आया। वीडियो में पीछे मैंने एक सीट बताई है कि उसमें से ये निफ्टी के आखिरी 5 शेयर जो हीरो मोटोकॉर्प, आईटीसी, बीपीसीएल, कोल इंडिया, हिंदुस्तान लीवर मैंने इसमें ले दिए हैं। और पीएनबी जो बैंक निफ्टी का आखिरी शेयर है, क्योंकि बैंक निफ्टी में शेयर कम है, 12 ही तो शेयर है, तो इसमें मैं 5 ले लूँगा तो आधा बैंक निफ्टी आ जाएगा। तो इसमें मैं सिर्फ 1 लूँगा बैंक निफ्टी में, और निफ्टी में आखिरी के 5 शेयर लूँगा। तो जो लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निफ्टी के शेयरों को यूज करना चाहते हैं तो उसको रखें। बैक टेस्ट, ये बैक टेस्ट ही मैंने कहाँ से किया है, मैंने फायर इन इंडिया चैनल की जो रिसर्च सीट दी है बैक टेस्ट के लिए, उससे ही किया है। बैक टेस्ट के रिजल्ट शो कर रहे हैं कि यदि मैं पर्टिकुलर शेयर में करता हूं तो 15% प्रॉफिट टारगेट में ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आती है। तो पर्टिकुलर शेयर में यदि आप करते हो तो 15% का ही टारगेट रखो। ईटीएफ में करते हो तो आप 20% का टारगेट रखो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए। और मेरी रिकमेंडेशन में करते हो तो वही पुराना टारगेट 25% का। हेल्थी में मैंने 25% टारगेट दिया, तो मेरी रिकमेंडेशन है भाई उसमें तो आपको 25% का ही रखना है, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आएगी। क्योंकि रिकमेंडेशन में मैं अंडर वैल्यूड देखता हूँ, पहले से सब चीज़ें देख के देता हूँ। अब आप कहेंगे यहाँ आपकी रिकमेंडेशन कहाँ दिखाई तो नहीं दे रही, तो मेरे ब्लॉग पे एसटीपी मेथड की रिकमेंडेशन हर 15 दिन में अपडेट होती है। पिछले 2-3 महीने से मैं अपडेट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। इसकी वजह ये रही, पहले तो मैं मेरे एसआईपी वाली बुक को पूरा करने में लगा रहा, एसआईपी वाली बुक को मैंने पूरा किया। उसके बाद भी प्रभात प्रकाशन ने एक दूसरी बुक का काम मुझे सौंप रखा है, उस पर काम चल रहा है, जो A to Z कंप्लीट इन्वेस्टर गाइड है। एकदम शुरू से ABCD से शुरू करके आखिरी तक चलनी है, तो मुझे थोड़ा उसमें भी ध्यान देना पड़ता है। और मैं ऑफिस के कार्यों में भी आजकल बिजी था, इस वजह से नहीं कर पाया। लेकिन अब मैं अति शीघ्र इसको वापस एसटीपी मेथड की रिकमेंडेशन को अपडेट करना प्रारंभ करूँगा। मेरे ब्लॉग पर पुरानी रिकमेंडेशन मेरे ब्लॉग पर जितनी भी आई थी सब में हमने 25% का प्रॉफिट टारगेट बुक भी कर लिया है। इसलिए इसमें जब भी आएगी तो इस सीट में आगे अपडेट मैं कर दूंगा आपको मेरी रिकमेंडेशन। तो अभी भी यदि आपके दिमाग में प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है कि 7 किस्त पूरी हो गई तो क्या होगा, तो ईटीएफ में यदि आप करते हैं और 7 किस्त आपकी पूरी हो जाती है, मान लो निफ्टी 20 ईटीएफ में आपने किया, 7 किस्त पूरी चली गई और 20% का प्रॉफिट टारगेट आपको नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, उसको वेटिंग पीरियड में डाल देना है। निफ्टी 20 ईटीएफ को उस राशि को वहीं छोड़ देना है। मान लो आपने एक 20 शेयर में आप 10,000 से अधिक नहीं लगाना चाहते, आपके पास 3,30,000 रुपये, 3.5 लाख 3 लाख के करीब पूंजी है, तो आपको एक शेयर में कितना लगाना है, 10,000 रुपये लगाना है। तो निफ्टी 20 में आपके 10,000 रुपये पूरे चले गए, 7 भागों में बांट के आपने लगाया,
उसके बाद भी आपको 20% टारगेट नहीं मिला तो छोड़ दो उसको, वहीं का वैसा होल्ड रखो। छोड़ने का मतलब मैं तो कहता हूँ होल्ड रखो। ETF जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड यार। तो आखिर तो शेयर बढ़ेगा ही ना, शेयर मार्केट बढ़ेगा तो थोड़ा वेटिंग पीरियड आपको देना पड़ेगा उसमें। आगे आपको 8, 9, 10 किस्त भी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। फिर आप उसमें क्या करो, नया पैसा आपके दूसरे ETF में लगाओ, PSU बैंक बीच में लगाओ। बहुत सारे ETF है, मैंने 84 ETF की आपको सीट अभी दिखा दी अर्जुन रंगनाथ जी वाले में, उसमें आप इस तरह से उसको लगाइए। क्योंकि आप आगे यदि बार बार और ज़्यादा पैसा लगाते रहेंगे, या पर्टिकुलर शेयर की बात है आपने PNB में किया, उसमें 7 किस्त पूरी हो गई, तो देखो जो लोग स्टॉप लॉस का रोना रोते हैं वो तो सुपर स्टॉप लॉस का मेरा वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको सीट में के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। सुपर स्टॉप लॉस को यूज करके स्टॉप लॉस भले ही करके निकल जाएं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब आप निफ्टी और बैंक निफ्टी के शेयर ले रहे हो, आपका पूरा पोर्टफोलियो बन रहा है ना, तो आपको यदि वो PNB में 7 की पूरी होगी तो उसके बाद भी आपको 15% का टारगेट नहीं मिलता है, क्योंकि शेयर में हमें कितना रखना है, 15%। तो आपको क्या करना है, होल्ड रखो भाई उसको। डीमेट में होल्डिंग तो रहेगी ना। एक दुकानदार जब रात को दुकान बंद करके जाता है तो उसका सारा माल घाटे में होता है। घाटे में इसलिए होता है कि उसको कोई अच्छा से ग्राहक आया ही नहीं सारे दिन खरीदने वाला, इसलिए घाटे में होता है। तो ये मार्केट प्राइस क्या, ऑफर प्राइस है। कल शेयर बाजार में मान लो आपका एक भी शेयर नहीं बिका और आपके लाल अक्षरों में घाटा दिखा रहा है -1000, -2000, -1500, तो घाटा थोड़ी हो गया जब तक आप शेयर नहीं बेचोगे। वो तो ऑफर प्राइस है। आपको लोग कह रहे हैं 1000 रुपये नीचे में बेचना है, क्या आप नहीं बेचना चाहते? दुकानदार माल रख के जाता है ना दुकान में, ऐसे आपको शॉपकीपर की तरह वो शेयर अपने डीमेट होल्डिंग में रखो ना। आपके इतना ऐसी क्या विधि चाहते हो कि आपके पास एक भी शेयर की होल्डिंग नहीं रहे, आप आराम से मुनाफा बुक करते रहें? तो ऐसा नहीं है। अब आपको सबसे महत्वपूर्ण भाग इस वीडियो का दिखाता हूँ। जो मेरे फॉलोअर है कृष्ण जी, फायर इन इंडिया चैनल है उनका, उन्होंने बहुत अच्छी इसकी बैक टेस्टिंग की सीट बनाई है और उन्होंने इस रिसर्च के द्वारा इसको प्रूफ किया कि STP SIP मेथड के अंदर पिछले 10 सालों में उन्होंने बैक टेस्टिंग की अलग अलग ETF में करते तो हमें क्या क्या परिणाम आते, कितने गुना आपका पैसा होता। उनका वीडियो का लिंक भी मैं अलग से डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, उनका वीडियो आप अवश्य जाके देखिएगा। इस विधि को उन्होंने और भी रिसर्च करके एनालाइज किया और उन्होंने रिसर्च के द्वारा प्रूफ कर दिया कि ETF में तो 20% प्रॉफिट मार्जिन रखने पर, 20% का प्रॉफिट का टारगेट रखने पर ऑप्टिमल लाभ होता है। और फिर मैंने उन्हीं की उस बैक टेस्ट वाली सीट का प्रयोग करके देखा कि शेयर में 15% का रखने पर ऑप्टिमल लाभ होता है। और मैं पहले से जानता ही हूँ, मैं पहले से आपको बताते रहा हूँ कि मेरी जो रिकमेंडेशन है, जो मैं बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक रिकमेंड मेरे ब्लॉग वगैरह पे करता हूँ, उनमें 25% का रखने पर आपको ऑप्टिमल लाभ आराम से हो जाएगा। तो कृष्ण जी की सीट को और देख लीजिए। ये यूट्यूब पर एक वीडियो है, फायर इन इंडिया। फायर का मतलब यहाँ F का अर्थ है फाइनेंशियल, I का मतलब है इंडिपेंडेंस, R का मतलब है रिटायर, E मानी अर्ली। यदि आप युवा अवस्था में, जैसे इसके जो है आप मालिक इस चैनल के देख सकते हैं कृष्ण जी हैं, और कितने युवा अवस्था में इन्होंने वो चीज़ अर्जित कर ली है कि बिना काम किए इतना पैसा कमा सकते हैं जो आप अपनी नौकरी से कमाते हैं। उनकी जीवन शैली को बनाए रखने के लिए इतना पैसा इन्होंने कमाना अर्जित कर लिया। तो वो सब विधियाँ बताते हैं। ज़्यादातर ये मेरी विधियों का प्रयोग करके उनका रिव्यू करते हैं। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को इनका चैनल अवश्य जो सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ये इंजीनियर माइंड के व्यक्ति है, बहुत ही अच्छी तरह मैथमेटिकल्स रूप से मेरी विधियों पे रिसर्च करते हैं, बैक टेस्ट की सीट्स वगैरह बनाते हैं। तो जो गूगल फाइनेंस सीट पे ज़्यादातर आप देख सकते हैं, उन विधियों का प्रयोग करके ये गूगल फाइनेंस की अच्छी सीटें बना के मेरी वीडियो में फॉलोअर्स पूछते रहते हैं कौन सी विधि अच्छी है, इसका बैक टेस्ट क्या होगा। तो आप जा करके उन सभी का रिव्यू इस चैनल पे जा करके, फायर इन इंडिया के चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को मैं रिकमेंड करता हूँ। मेरा इनसे कोई पेड कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं कि आपके चैनल में सब्सक्राइबर बढ़ा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे इनका काम पसंद आया, मैं खुद भी इनके वीडियो देखता हूँ आजकल, और इनकी सीट मुझे पसंद आई, इसलिए मैंने इनकी सीट को आपको मैं इस वीडियो में आज के मैं दिखाने वाला हूँ कि फायर इन इंडिया चैनल के जो सीट इन्होंने बढ़ाई थी SIP कंपाउंडिंग की, ये सीट कितनी देखो मेहनत करके बढ़ाई है, इसलिए मुझे आज इनके चैनल का नाम लेना पड़ा। मुझे खुद भी पसंद आया इसमें। और 20% का टारगेट भी इनकी रिसर्च के आधार पे मैंने कम किया कि ETF में 25% की जगह 20% ज़्यादा बढ़िया है। तो इन्होंने पूरी स्ट्रेटेजी समझाई है सीट में, STP स्कैनर बताया पूरा, और मुझे लगता है कि इनके वाले स्कैनर्स में ये डेट ऑटोमेटिक अपडेट होगी। अर्जुन रंगनाथ जी वाले में तो हमें जो है मैन्युअली करनी पड़ती थी, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ ऑटोमेटिक इनकी डेट चेंज होगी या नहीं होगी। और इसमें जो आप अपना शेयर कोई भी जो है NSC डॉट लगा करके कोई भी शेयर इसमें ऐड कर सकते हो। इसको भी आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इन्होंने देखो पहले स्पष्ट लिख दिया है कि टू एडिट दिस सीट मेक ए कॉपी बाई क्लिकिंग फाइल मेनू एंड सेलेक्ट मेक ए कॉपी। इसको आपको अपने ड्राइव में इस सीट को भी कॉपी करना पड़ेगा। इसका लिंक भी मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको।
पूरी अलग सीटें बनाई है इसमें, फिर इन्होंने इन्वेस्टमेंट बताया है कितना क्या डलेगा। सबसे अच्छी सीट मुझे इनकी क्या लगी, ये एसटीपी बैक टेस्टिंग वाली लगी। इसी पे बैक टेस्टिंग कर करके मैंने देखा है कि शेयरों में यदि हम 15% का टारगेट रखते हैं तो और भी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस आती है। तो मैंने आपको शेयर बताए थे ना कि जो आखिरी के 5 शेयर आप कैसे यूज कर सकते हो, तो उनमें हम 15% का टारगेट रखते हैं तो और भी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। तो इसमें ये आपको सिंपली ये पीला जो कलर कर रखा है ना येलो, इसमें आपको चेंज करना है। निफ्टी बीज की जगह आप और कुछ बैंक बीज भी डाल सकते हैं। और इन्होंने 10 साल के डाटा लिए कि 1 जनवरी 11 से 5 दिसंबर तक, ये डेट भी आप अपने मन मर्जी के मुताबिक बदल सकते हैं। इनका वीडियो देख लेना आप, इनके वीडियो का लिंक इस सीट में भी यहाँ दिया हुआ है, स्ट्रेटेजी वाले में यहाँ इनके वीडियो का लिंक दिया हुआ है, फायर इन इंडिया वीडियो हिंदी, इसका लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा। इस सीट को आप देखो यहाँ चलाएंगे तो इधर इसमें इसका लिंक आपको दिखाई दे जाएगा। ये लिंक इस सीट में भी इसका दिया हुआ है, इसका वीडियो देख लेना आप। और मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इनका वीडियो का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो जब आप इस येलो वाले में डेट बदलेंगे तो इन्होंने 3 प्रकार के टारगेट रखे, एक तो 25% का टारगेट, एक 20% का टारगेट, एक 15% का टारगेट। फिर बताया कि 7-7 हज़ार रुपये के अमाउंट से यदि हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग अमाउंट आपको चेंज करनी है आपके हिसाब से, तो टोटल कंपाउंडिंग अमाउंट आपकी जो पीरियड के अंदर 28 हज़ार रुपये हो गई, आपने 7 हज़ार से लगाई तो 10 साल के पीरियड में 7 हज़ार के बढ़ के आपके 28 हज़ार हो गए। और 304% का रिटर्न मिला आपको, 6 बार आपको जो है 25% का प्रॉफिट अचीव करने को मिला। लेकिन यदि आप 20% का टारगेट रखते तो आपकी अमाउंट 29 हज़ार हो जाती है 28 से बढ़ करके, और आपको 8 बार प्रॉफिट बुक करने का टारगेट मिलता। 15% का रखते तो आपकी अमाउंट बढ़ के 24 हज़ार ही होती है, और आपको लेकिन आपको मौका 9 बार मिलता प्रॉफिट बुक करने का। तो जितना कम टारगेट रखते हैं मौका ज़्यादा मिलता है। लेकिन ओवरऑल इन्होंने देखा कि 20% हमेशा विनर रहा है। तभी मैंने जगह से ETF में इन्होंने खुद भी यूज़ करके दिखाया अपने वीडियो में, मैंने भी यूज़ करके देखा कि ETF के मामले में 20% बड़ा टारगेट विनर रहता है। और पर्टिकुलर शेयर के मामले में इनकी सीट की सहायता से मैंने निफ्टी बीज की जगह बैक टेस्ट के अंदर PNB वगैरह दूसरे शेयर डाल के देखे, तो मैं देखता हूँ कि 15% वाला शेयर के मामले में ज़्यादा विनर रहता है। पर्टिकुलर शेयर हम करते हैं तो शेयर वाला जो मैंने आपको बताया कि निफ्टी के जो आखिरी के 5 शेयर है जो मैं तुलनात्मक रूप से जो कमज़ोर चल रहे हैं, या बैंक निफ्टी का एक तुलनात्मक रूप से कमज़ोर चलने वाला शेयर अभी मैंने आपको वीडियो में पीछे सिखाया है, तो उन सब का यदि हम देखते हैं तो 15% शेयर में यूज करना ठीक रहता है। मेरी रिकमेंडेशन में 25% तो आपको हर बार मिल ही रहा है। तो मेरी रिकमेंडेशन जो पर्टिकुलर आती है, जैसे हेल्थ ETF की आई या किसी स्टॉक की आती है, तो उसमें आप 25% का टारगेट रख सकते हैं। तो ये सीट आप उनका वीडियो देख के समझ लेना, इसका लिंक भी मैं नीचे आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मैं आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपने वीडियो के अंतिम भाग तक आप रुके, आपने यदि पूरा वीडियो देखा है तो वास्तव में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी मिली होगी। अब आपके सारे डाउट्स वगैरह इसमें क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में अवगत करा सकते हैं, मैं कमेंट के रिप्लाई में उस डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। अब बारी आती है मेरे उन फॉलोअर्स की जिन्होंने पिछले 2 हफ्तों में जीरो दागा 60 डे विनर चैलेंज जीता है। उन सब के सर्टिफिकेट दिखा के उनको बधाइयाँ दे देते हैं। आप लोग भी वीडियो बंद करके मत जाइएगा, आप इसको सर्टिफिकेट को एंड तक अवश्य देखिएगा इनको, ताकि आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि विद्या शेयर बाजार में पैसा कमाना इतना मुश्किल नहीं है। अभी भी लोग पैसा कमा रहे हैं, आप भी आराम से कमा सकते हैं। और अगले वीडियो में मैं आपको, जो मेरा पिछला एक वीडियो था ना जिसमें 20,000 स्टेप्स पार करके 1 करोड़ रुपए प्राप्त करने की बात थी, उसका पार्ट 2 भी दिखा दूंगा, जिसमें पिछले 4 महीनों में मैंने कितने स्टेप्स पार कर दिए। आगे आपको इसकी जानकारी भी मिल जाएगी। तो आइए पहले सर्टिफिकेट देख करके बधाइयाँ दे देते हैं। ये पहला सर्टिफिकेट है अभिषेक मिलिंद कॉलेज जी का, 4थी बार जीता है। अभिषेक मिलिंद कॉलेज जी, आपको 4थी बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंगद रंगनाथ नागरे जी है, अंगद रंगनाथ जी आपने 3री बार जीता है। अंगद रंगनाथ जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अर्चना माधव राउत जी ने 3री बार जीता है। अर्चना जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरविंद पुरोहित जी का सर्टिफिकेट है। अरविंद पुरोहित जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष कुशवाहा जी का सर्टिफिकेट है। आशीष कुशवाहा जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। भंवरलाल बोबासिया जी का सर्टिफिकेट है। भंवरलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दर्शन शशिकांत पिलांकर जी का सर्टिफिकेट है। 2री बार जीता है दर्शन जी ने, आपको बहुत बहुत बधाई दर्शन जी और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपक कुमार जी का सर्टिफिकेट है। दीपक कुमार जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिनेश भाई गोविंद भाई भूटानी जी ने 8वीं बार जीता है। बहुत खुशी होती है ऐसे फॉलोअर्स को देख करके। दिनेश भाई जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी ने 6ठी बार जीता है। फैजल मोहम्मद सफ़ी मंसूरी जी, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। गौरव अग्रवाल जी ने 2री बार जीता है। गौरव अग्रवाल जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई
और बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिरेन कुमार नागिन भाई पटेल जी ने 6ठी बार जीता है। हिरेन कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनिवासा जयराम मुद्दन जी ने 5वीं बार जीता है। श्रीनिवासा जयराम मुद्दन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिगर पंकज कुमार पटेल जी ने 3री बार जीता है। जिगर जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिनेश सुरेश भाई पटेल जी ने 3री बार जीता है। जिनेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। काका साहेब गोवर्धन कामले जी ने 4थी बार जीता है। काका साहेब गोवर्धन कामले जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल्पना अविनाश गवांडे जी ने 2री बार जीता है। कल्पना जी आपको 2री बार जीतने पर बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। महेश सहाय श्रीवास्तव जी ने 4थी बार जीता है। महेश सहाय श्रीवास्तव जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। मम्पी लाहा गिरी जी है 2री बार जीता है। मम्पी लाहा गिरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज मोंगा जी है 2री बार जीता है। नीरज मोंगा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नूर अलाम अहमद जी ने 10वीं बार जीता है। नूर अलाम अहमद जी बहुत खुशी हुई, आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रवीण कुमार जांगरा जी ने 2री बार जीता है। प्रवीण कुमार जांगरा जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। पवन कुमार जी ने 2री बार जीता है। पवन कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रियंका तापड़िया जी ने 4थी बार जीता है। प्रियंका तापड़िया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजेश सदानंद अग्रवाल जी ने जीता है सर्टिफिकेट। राजेश सदानंद अग्रवाल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रमेश चंद सिसोदिया जी का सर्टिफिकेट है। रमेश चंद सिसोदिया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऋषभ कुमार उदयचंद भाई जैन जी ने सर्टिफिकेट जीता है। ऋषभ कुमार उदयचंद भाई जैन जी ने 2री बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सगुन गोयनका जी ने 2री बार जीता है। सगुन जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। संजीव कुमार चौधरी जी ने 6ठी बार जीता है। संजीव कुमार चौधरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारिका अमृतलाल वनपारिया जी ने 4थी बार जीता है। सारिका अमृतलाल वनपारिया जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरिता जी ने 3री बार जीता है। सरिता जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सतीश कुमार मौर्य जी ने 5वीं बार जीता है। सतीश कुमार मौर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिल्पा संदीप चौहान जी ने सर्टिफिकेट जीत के भेजा है। शिल्पा संदीप चौहान जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिल्पी सक्सेना जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। शिल्पी सक्सेना जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवनंदन त्यागी जी ने 4थी बार जीत के भेजा है। शिवनंदन त्यागी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिवाजी अभिमन्यु सोनावाने जी है 2री बार जीता है। शिवाजी अभिमन्यु सोनावाने जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सवेता गणेश जी ने 5वीं बार जीता है। सवेता गणेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीनिवास जयराम मुद्दन जी ने 5वीं बार जीता है। श्रीनिवास जयराम मुद्दन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूक्ष्म सौरी जी ने 30वीं बार जीता है। सूक्ष्म सौरी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार जी ने 3री बार जीता है। सुनील कुमार जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुरेंद्र कुमार जसकू भाई दादल जी ने 5वीं बार जीता है। सुरेंद्र कुमार जसकू भाई दादल जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विजय श्रीवास्तव जी ने 2री बार जीता है। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। विराग संबरिया जी ने सर्टिफिकेट भेजा है। विराग जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये है विष्णु शर्मा जी, इन्होंने 5वीं बार सर्टिफिकेट जीता है। ये इनकी विष्णु शर्मा जी की फोटो है और ये इनके सुपुत्र है देवांश जी। अभी बहुत छोटे हैं लेकिन फिर भी इतने नन्हे से होके मेरा चैनल बहुत धूमधाम से देखते हैं। तो आपको बिल्कुल हर्षद मेहता जैसा बनना है देवांश जी। आप अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान रखिएगा तभी आपको हर्षद मेहता जैसा बनाएंगे। हर्षद मेहता M.Com पास थे। तो आप भी यदि ऐसा ही जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज जीतते हैं तो अपना सर्टिफिकेट मुझे ईमेल अवश्य कीजिएगा। मेरी ईमेल आईडी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करा दी है। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया है। मेरी किताबों का लिंक भी प्रोवाइड करा दिया है। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट करके अवश्य अवगत कराइएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास कोई टीम नहीं है, मैं अकेला व्यक्ति हूँ और 3 लाख से ऊपर मेरे फॉलोअर्स हैं। तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, मैं सबका जवाब देने की कोशिश करता हूँ लेकिन फिर भी जो है 50% कमेंट्स के जवाब दिए जाते हैं। पर आप अवश्य कमेंट्स कीजिएगा, दूसरों के कमेंट्स के जवाब भी अवश्य पढ़िएगा। आपको उनसे बहुत कुछ बातें सीखने को मिलेगी जिनके भी मैं जवाब देता हूँ। मैं महत्वपूर्ण कमेंट्स पढ़ के जवाब देने का प्रयास करता हूँ कि सबको उससे लाभ हो सके। तो मैं जिनके कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊँ उनसे अग्रिम क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
डिस्क्लेमर, शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्व विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।